पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। हाँ यस, डीजीए पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो बेटा बीजीए हम पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गा की। आर्की बैक्टीरिया हमारा पूरा फिनिश हो गया था, तो आर्की बैक्टीरिया को में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं हमारे, 3 टाइप के थे हमारे, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, ठीक है, एंड थर्मो एसिडोफिल्स। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। हम लोगों ने किंगडम मोनेरा में हम पढ़ रहे थे ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं, साइनोफाइसी, ठीक है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, अगर हम इसकी बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके कारण जो सेल वॉल होती है इनकी डबल लेयर होती है, एक आउटर और इनर। आउटर लेयर एलपीएस की बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड, और इनर लेयर किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आल्सो। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो इनर, ठीक है, होती है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ओके। अगर हम बात करें बीजीए की, बीजीए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस करती है, तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन को रिलीज आउट करती है। तो दिस इज, ये हमारे पूरे अर्थ पर फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हुए थे ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरुआत की थी। उससे पहले जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती थी वो कैसे होती थी, एनऑक्सीजेनिक, राइट। तो अगर तुमसे पूछे तो तुम इसका आंसर करना। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बताए थे मैंने तुम्हें। क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, ठीक है, क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड्स, फाइको, फाइकोसाइन। हाँ फाइकोसाइनिन, ब्लू कलर का रहता है, फाइको इराइथ्रिन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अगर हम बात करें रेड सी की, रेड सी का कलर रेड है, इट इज ओनली ड्यू टू द बीजीए। ये ब्लू ग्रीन एल्गा की वजह से ही रेड कलर होता है, और नाम है उसका ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम। तो इस ब्लू ग्रीन एल्गा की वजह से ही रेड सी का कलर रेड है, क्योंकि इसके अंदर फाइको इराइथ्रिन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, फाइको इराइथ्रिन का इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये रेड कलर का होता है, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस की थी बातें, अगर हम तुमसे बात करें तो जो बीजी होती हैं यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, बीजी होती हैं वो कॉलोनियल भी हो सकती हैं, और फिलामेंटस भी हो सकती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर बीजी सिंगल सेल है, जैसे एक सिंगल सेल प्रोटीन बताया था मैंने, स्पाइरुलिना, तुम लोगों को याद हो, स्पाइरुलिना इज अ सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है यूनिसेलुलर। कॉलोनियल, दो टाइप, मतलब कॉलोनीज में जो रहते हैं दो टाइप के थे, एक ऐसे कॉलोनियल थे जो फिलामेंटस, एनाबेना। हाँ वेरी गुड, फिलामेंटस कॉलोना एनाबेना, और एक कॉलोनियल थे विदाउट फिलामेंटस, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। वेरी गुड। फिलामेंटस जो होते हैं, जो सेल होते हैं, एक सेल के ऊपर एक सेल एक रो में अटैच होते हैं ऐसे, और इन पूरे फिलामेंट को, इस पूरे फिलामेंट को बोलते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम, इसको बोलते हैं ट्राइकोम, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल था ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप के हमने ये डिस्कस करे थे बेटा कल, ठीक है। ये तो हमारी पूरी बात हो गई। अब इसके हमने अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर तो हमें सेल वॉल तो हमने पढ़ लिया इसका। सेल वॉल सिमिलर लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आउटर लेयर किसकी बनी होगी, आउटर लेयर बनी होगी लिपोपॉलीसेकेराइड की, और इनर लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। इन पे एक शीट भी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये बीजी है, ट्राइकोम है इसका, ठीक है। इन पे ऊपर एक शीट भी होती है, उसको बोलते हैं म्यूसिलेज शीट, म्यूसिलेज शीट भी होती है इनके ऊपर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। इनका जो साइटोप्लाज्म है बेटा, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और एक होता है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, एक ऐसा साइटोप्लाज्म है जो पेरिफेरी की तरफ है, ठीक है, पेरी की तरफ, जहाँ पे ये मीजोजोम्स पैदा होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ ना
ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक, क्रोमोटोफोर। हाँ यस वेरी गुड, क्रोमैटोफोर्स। और इसको इसलिए क्रोमोप्लाज्म भी बोलते हैं। इस वाले साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लाज्म, बताया था कल मैंने। जो सेंट्रल पे होता है उसे सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं, सेंट्रोप्लाज्म। इस सेंट्रोप्लाज्म में बेटा क्या होता है, इस सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड मिलेगा, ठीक है, राइबोसोम्स मिलते हैं। गैस वैक्यूल। हाँ गैस वैक्यूल, यस वेरी गुड, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। जो ब्लू ग्रीन एल्गा होती है मोस्टली ये फ्रेश वाटर होती है, बाकी मैराइन भी होती है, लेकिन मोस्टली कैसे होती है, फ्रेश वाटर। ठीक है, अच्छा। सर गैस वैक पेरिफेरल में है या सेंट्रल में है? गैस वैक्यूल बेटा इधर आएगा ना, पेरिफेरल, सॉरी पेरिफेरल पे आएगा, यस सॉरी, ये गैस वैक्यूल यहाँ आएगा बेटा पेरिफेरल पे, गैस वैक्यूल पेरिफेरल पे ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, गैस वैक्यूल पेरिफेरल पे और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पेरिफेरल पे, सेंट्रल पे तो न्यूक्लियोइड राइबोसोम्स वगैरह होंगे। ठीक है, गैस वैक्यूल को करेक्ट कर लेंगे, पेरिफेरल पे आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें गैस वैक्यूल्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, तो एक्सेप्शन है, किंगडम मोनेरा में सेल मेम्ब्रेन वाले कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, लेकिन गैस वैक्यूल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि बीजीए में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये हमने कल सारी बात डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं इनका स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड, इनके अंदर जो बीजीए होते हैं ना, बीजीए, इनके अंदर भी कुछ फूड स्टोर होता है। ठीक है, वो फूड स्टोर कौन सा होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको इंक्लूजन बॉडीज भी बोलते हैं, फूड स्टोर जिनको इंक्लूजन बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो फूड स्टोर होता है बेटा, अल्फा ग्रैन्यूल्स और बीटा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है, अल्फा ग्रैन्यूल्स और बीटा ग्रैन्यूल्स। तो फूड स्टोर किस फॉर्म में होगा, अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स और बीटा ग्रैन्यूल्स। तो इनका फूड स्टोर दो फॉर्म में होता है, अल्फा बीटा। एक्चुअली अल्फा बीटा ग्रैन्यूल्स कुछ नाम ऐसे हैं, लेकिन है क्या, कुछ नहीं है, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। अल्फा ग्रैन्यूल्स किसको स्टोर करते हैं, स्टार्च को। ठीक है, किसका स्टार्च है, ये बीजीए का है ना, बीजीए साइनोफाइसी का, तो इसको साइनोफाइसियन स्टार्च भी बोल देते हैं। साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन क्या है, बीजीए, उनका स्टार्च। ये कुछ नहीं है, ग्लाइकोजन जैसा होता है। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है सबको पता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये सबको पता होगा बच्चों को, तुम लोगों ने पढ़ा था मसल्स में, हमारे लिवर में, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ये लिवर में। तो जो बीजीए होते हैं, बीजीए में जो फूड स्टोर होता है वो उनका स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च स्टोर होता है, उनको हम अल्फा ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और बीटा ग्रैन्यूल्स, देखो नाम है बीटा ग्रैन्यूल्स, लेकिन ये किस क्या स्टोर करता है, फैट, फैट को स्टोर करता है। ठीक है, तो इनके नाम दे दिए उन्होंने अल्फा बीटा, लेकिन कुछ नहीं है। अल्फा ग्रैन्यूल किसको स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, बीटा ग्रैन्यूल किसको स्टोर करेगा, फैट को। बस, तो सिंपल बोल सकते हैं कि ये फैट को भी स्टोर करता है जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, बस ये स्टार्च को स्टोर करता है, बाकी सेम है। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। इनमें ना एक खास बात क्या होती है बीजीओ में, ये बीजीए जो होते हैं, बीजीए कैन फिक्स नाइट्रोजन, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इसका क्या मतलब है, देखो क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनना। हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है। देखो, अगर हम बात करें अपने एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट तो बहुत अच्छा खासा है, कितना परसेंट है कोई बताएगा, 79 सर 78। हाँ नियरली अबाउट 78% है। तो अगर देखो एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा है नाइट्रोजन का कंटेंट, लेकिन तो भी तुम लोगों को पता होगा, इसके बावजूद प्लांट्स को जो क्रिटिकल एलिमेंट होता है, जो कमी रहती है, वो एनपीके, मतलब नाइट्रोजन की कमी रहती है। एनपीके फर्टिलाइजर भी आते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी रहती है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, तो ये दिक्कत है। सॉइल में नाइट्रोजन इतना नहीं होता जितना एटमॉस्फेयर में, N2 की फॉर्म में। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते,
तो प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते, इनको बहुत दिक्कत रहती है नाइट्रोजन की। फिर हम क्या करते हैं, इनको फर्टिलाइजर्स देंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एनपीके वाले फर्टिलाइजर्स देंगे, यूरिया डालेंगे प्लांट्स के लिए, तो नाइट्रोजन की बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन ये जो बीजी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गा कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, बीजी कैन कन्वर्ट atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे अगर मैं बात करूं अमाइनो एसिड्स जिससे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, उनको नाइट्रेट्स इसमें कन्वर्ट कर देती है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरत होती है इसकी, ठीक है। अब सुनो, पता है, ध्यान सुनना इस बात को, हम ऐसा बोलते हैं कि बीजीए जो होता है, बीजीए acts as a biofertilizer to plants। ऐसा बोलते हैं कि बीजीए जो होता है ना, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है प्लांट्स में। तो ये फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर में क्या फर्क होता है, सुनो। एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे भाई हमने केमिकल्स डाल दिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जैसे एनपीके, यूरिया, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ना टॉक्सिक भी होते हैं, हम लोगों को डिजीज भी कर सकते हैं। लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सॉइल में जैसे राइस फील्ड में बीजीए डाल देते हैं, एक ओलोसिरा नाम की बीजी है, वो डाल देते हैं। तो जब वो डाल देते हैं तो बीजीए क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करेगा। जब वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है तो वो सॉइल में आएगा, तो सॉइल में, और ये जो प्लांट्स के साथ जो ग्रो कर रहा है तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, तो सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देता है, सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। तो विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स हम सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, विदाउट यूजिंग केमिकल्स we are increasing the nitrogen content in the soil by using the living organism like BGA, and so these BGA are called as biofertilizer, right? They acts as a biofertilizer। तो ये हम लोग बहुत यूज करते हैं, जिसमें हम केमिकल फ्री फार्मिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बीजीए, ये तो क्लियर है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर पाता है। एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन को कैसे फिक्स कर पाता है, ध्यान सुनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल है बीजीए का नॉस्टॉक, ठीक है। नॉस्टॉक, अगर हम देखें नॉस्टॉक का ये ट्राइकोम है, ये नॉस्टॉक का ट्राइकोम है, ठीक है। ये नॉस्टॉक का ट्राइकोम है, ठीक है, नॉस्टॉक है ये। अब ध्यान सुनेंगे, इसके ऊपर ये एक अच्छा, इसके ऊपर एक म्यूसिलेज कवरिंग है, ये जो बनाया डॉट डॉट, दिस इज द म्यूसिलेज कवरिंग, मैंने बताया था इनमें म्यूसिलेज कवरिंग होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे म्यूसिलेज शीट, ये म्यूसिलेज शीट है, ठीक है। अब सुनो, इनका जो ये सारे सेल्स की जो रो है, इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो थिक वॉल होते हैं, बीच बीच में ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो बीच बीच में ऐसे सेल्स बनाए मैंने रेड से, ये कुछ अलग टाइप के सेल्स हैं, थिक वॉल है, इनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। अब ये हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, ध्यान सुनेंगे। ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं ना, ये जो मैं यहाँ पे हेट्रोसिस्ट बना रहा हूँ, ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं, इनके अंदर एक एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम का ये एक एंजाइम है इनके अंदर, एक एंजाइम है इनके अंदर, और उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि बीजीए में जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो कहाँ मिलता है, तो तुम क्या बोलोगे, हेट्रोसिस्ट में मिलता है। तो हेट्रोसिस्ट में, बीजीए में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या मिलता है हमें, दैट इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम व्हिच कैन फिक्स द नाइट्रोजन। तो अब ध्यान सुनेंगे, ये थिक वॉल होते हैं, ये हेट्रोसिस्ट के बारे में लिख रहे हैं आप पॉइंट। हेट्रोसिस्ट जो होते हैं थिक वॉल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया,
एज कम्पेयर टू द अदर सेल्स। ठीक है, एक और पॉइंट, ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं ये नॉन ग्रीन होते हैं। अभी नॉन ग्रीन का मतलब क्या है कि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। नॉन ग्रीन का मतलब क्या है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटो, क्योंकि बीजीए फोटोसिंथेटिक होती है ना टोटल, लेकिन हेटेरोसिस्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, बाकी और सेल्स में होती है। तो अगर तुम सिर्फ बीजीए का हेटेरोसिस्ट के बारे में बात करें, अगर कोई बोलता है कि बीजीए में भी हेटेरोसिस्ट मिलते हैं, वो क्या स्ट्रक्चर है, तो तुम क्या बोलोगे? हेटेरोसिस्ट थिक वॉल होते हैं। हेटेरोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, राइट। हेटेरोसिस्ट नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करता है। मदद तो बाकी दूसरे सेल्स करेंगे, ये सभी वाले सेल्स, लेकिन हेटेरोसिस्ट नहीं करेंगे, थिक वॉल है। तो ये हेटेरोसिस के बारे में बात थी जो तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बीजीए हमें पता है, बीजीए जो होती है नाइट्रोजन फिक्स कर सकती हैं, तो ये दो फॉर्म्स में मिलती हैं, बीजीए फिक्स नाइट्रोजन इन टू फॉर्म्स। ये दो फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स कर सकती हैं। तो दो फॉर्म कौन कौन सी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है सिम्बायोटिक फॉर्म, एक है फ्री लिविंग फॉर्म। कोई मुझे बताएगा सिम्बायोटिक फॉर्म और फ्री लिविंग फॉर्म में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होगा? सिम्बायोटिक का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो किसको अगर याद हो तो किसी प्लांट के साथ अटैच होकर जब फिक्स करेगी नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दो स्पीशीज एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। ये दोनों स्पीशीज एक साथ एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे को फायदा करती हैं। स्पीशीज ए बी पे डिपेंड है तो इसको भी फायदा हो रहा है और स्पीशीज बी को भी फायदा हो रहा है। तो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, सिम्बायोटिक फॉर्म में। तो सिम्बायोट और फ्री लिविंग फॉर्म वो होगी जो अकेला रह रहा है भाई, वो किसी के साथ डिपेंड नहीं है, वो अकेला रह रहा है। ठीक है, अब सुनो, सिम्बायोटिक फॉर्म जैसे मैं बताता हूँ, एनाबीना। एनाबीना फ्री लिविंग भी होती है। एनाबीना, एनाबीना ना क्या होता है, ये एक प्लांट है, अजोला फर्न। अजोला एक फर्न है बेटा, टेरिडोफाइट है, अजोला फर्न है। तो उसकी लीव्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। एनाबीना किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है? अजोला फर्न के लीव्स के साथ, अजोला की लीव्स के साथ। तो अब क्या होगा, एनाबीना एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेगा, तो अजोला को भी फायदा हो रहा है। एनाबीना को रहने के लिए जगह मिल गई, कहाँ पे रह रहा है वो? अजोला पे। वाटर वगैरह सब किससे ले रहा है? अजोला से। तो एनाबीना को भी फायदा हो गया, रहने की जगह मिल गई, और अजोला का भी फायदा हो गया, तो इन दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। सो दिस इज अ सिम्बायोटिक फॉर्म। तो एनाबीना सिम्बायोटिक फॉर्म में होती है, किसके साथ होती है? अजोला के साथ। ठीक है, ओके। अच्छा, एनाबीना नॉस्टॉक भी होता है, एनाबीना एंड नॉस्टॉक, एंड नॉस्टॉक बोलेंगे, नॉस्टॉक भी रह सकता है। ये एक प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म साइकस, हम पढ़ाएंगे जिम्नोस्पर्म में साइकस। ठीक है, प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म है ये साइकस, ये हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे बेटा, जो जिम्नोस्पर्म टॉपिक आएगा ना तो वहां बताएंगे, जिम्नोस्पर्म है ये। तो साइकस जो प्लांट होता है ना, उसकी रूट्स जो होती हैं, साइकस की प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स हैं साइकस की, इनके रूट्स में ना ये एनाबीना या नॉस्टॉक आ जाते हैं। एनाबीना मैं लिख देता हूँ, बीजी आ जाती हैं। तो कौन सी बीजी आती है? एनाबीना या नॉस्टॉक। ये जो आ जाएंगे ना तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगी, और इसके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। इसके अंदर क्या फिक्स करती है? नाइट्रोजन फिक्स। तो इसको बोलते हैं कोरॉयल रूट्स ऑफ साइकस। तो तो एनाबीना और नॉस्टॉक, हमने क्या बोला? एनाबीना और नॉस्टॉक अजोला के साथ और साइकस प्लांट की रूट्स के साथ, अजोला की लीव्स और साइकस की रूट्स, इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखने का बेटा। अच्छा, अ, अगर हम बात करें फ्री लिविंग की, तो फ्री लिविंग तो वो होता है जो अकेला रहे बिना उसके। तो एनाबीना नॉस्टॉक अकेले भी रह सकते हैं, एनाबीना फ्री लिविंग भी है, ठीक है, और नॉस्टॉक फ्री लिविंग भी है। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो मैंने लिख दिया, जोला के साथ और साइकस के साथ, ये फ्री लिविंग फॉर्म में रह सकती हैं। एक एग्जांपल ओलोसेरा, ओलोसेरा भी फ्री लिविंग है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस ओलोसेरा को ना
मैं लिख देता हूँ, ओलोसिरा इज ऑल्सो फ्री लिविंग, बट this BGA is found in paddy fields. पैडी क्या होता है? पैडी क्या होता है? राइट। हाँ, चावल। राइस। राइस, हाँ, यस। ठीक है, उस फील्ड में होता है। तो वहां पे ये ना क्या करता है, राइस की प्रोडक्शन वहां पे, जहाँ पे ये ओलोसिरा होगा ना जिस पैडी फील्ड में, तो वहां पे राइस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। राइस की प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाएगी बताओ? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स कर देता है सॉइल में। ठीक है, एक एक है, अभी हमने पढ़ा था ऑसिलेटोरिया, याद करो, फिलामेंटस, याद है ऑसिलेटोरिया? ऑसिलेटोरिया भी पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करता है। यस सर। पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करता है, वो भी इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो बीजीए दो फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करती है, सिम्बायोटिक में एनाबीना नोस्टॉक, प्लांट का नाम अजोला और साइकस, फ्री लिविंग एनाबीना नोस्टॉक, ओलोसिरा पैडी फील्ड में मिलती है, ऑसिलेटोरिया भी पैडी फील्ड में मिलती है, तो थोड़ा ये याद रखना। तो ठीक प्लांट है, का नाम भी याद करना है। हाँ, थोड़ा इस केस में तो करना पड़ेगा, साइकस और अजोला का याद करना पड़ेगा। ये याद हो जाएगा बेटा, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना तब याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो तुम ध्यान रखना, ये हमारा पॉइंट हो गया ये सारा। तो हम लोगों ने बेटा ये बीजीए का हमने ये पढ़ लिया पूरा, कि ये नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होती है। हमने देख लिया हेट्रोसिस्ट क्या होता है, ये जरूरी था जानना हेट्रोसिस्ट के बारे में, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। बीजीए जो नाइट्रोजन फिक्स करती है दो फॉर्म में करती है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, इसका रिप्रोडक्शन मेथड। रिप्रोडक्शन किसका रिप्रोडक्शन है? बीजीए का। तो रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो इसमें इनका दो टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, एक वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, तो वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल का टाइप ही है ये भी, सुन लेना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे बाइनरी फिजन, ठीक है, मोस्ट कॉमन तो यही होता है, सबको पता है ये बाइनरी फिजन। ठीक है, एक होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पता है, अगर एक फ्रेगमेंट टूट गया तो वो नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना इनमें, एक ऐसे होता है, देखो जैसे अगर ये बीजी है, इसके सेल्स हैं, ठीक है, तो इनमें ना एक डिस्क, प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं हम सेपरेशन डिस्क। प्रोटीन का होता है ये, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो इस डिस्क से होता है, जहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया ना सेपरेशन डिस्क, तो इस प्रोटीन के डिस्क से होता है, और इसको हम बोलते हैं हॉर्मोगोनिया। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्मो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हॉर्मोगोनिया, बस मैंने नाम लिख दिया, इसको रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हॉर्मोसिस्ट, ध्यान रखना, ये हेट्रोसिस्ट नहीं है। हेट्रोसिस्ट तो क्या था, नाइट्रोजन फिक्स करता था, ये हॉर्मोसिस्ट लिखा है मैंने। ठीक है, तो अगर तुमसे अगर कहीं बाई चांस, वैसे पूछा नहीं है अभी तक, बाई चांस पूछता है कि बीजीए में एक हॉर्मोसिस्ट होता है, वो हॉर्मोसिस्ट का क्या काम है, तो तुम क्या बोलोगे? हॉर्मोसिस्ट से क्या होता है, वहां पे सेपरेशन डिस्क होती है प्रोटीन की, वहां से फ्रेगमेंट होता है अलग अलग। जब वहां से फ्रेगमेंट अलग होगा तो वो रिप्रोडक्शन में काम आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं। तो हॉर्मोगोनिया को हेट्रोसिस्ट से बेटा कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अच्छा, ये हो गई इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली ये भी मेथड, जैसे हम लोगों ने एंडोस्पोर पढ़ा था ना, किसी को याद हो एंडोस्पोर, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं है। यस सर, जो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर। बिल्कुल एकदम सही। तो यहाँ पे भी पेरिनेशन। हाँ, पेरिनेशन, वेरी गुड। तो इन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बीजी में, यहाँ पे भी यही है। इट इज मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बीजीए टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन।
तो ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जैसे एंडोस्पोर का था, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें एंडोस्पोर नहीं बनता है, इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक ट्राइकोम बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ना और स्ट्रक्चर्स होते हैं थिक वॉल, जैसे एंडोस्पोर होता है वैसे ही थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एकाइनाइट बोलते हैं। एकाइनाइट, तो एकाइनाइट क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज्यादा थिक वॉल है, जिसको हाई टेम्परेचर, ठीक है, सैलाइन कंडीशन, उन सब से बचाता है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछता है कि जो बीजे होती हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे सरवाइव कर पाती हैं, तो ये कैसे उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो तुम क्या बोलोगे, थ्रू एकाइनाइट। तो एकाइनाइट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो बेटा ये हम लोगों ने इसका रिप्रोडक्शन भी खत्म कर लिया है, छोटा सा था। इसमें अगर हम बात करें इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, बीजे की, तो देखते हैं। तो उसके बाद बीजे खत्म हो जाएगा, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो यूजफुल एक्टिविटी और हार्मफुल दो आती हैं। यूजफुल क्या है इनका, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम आते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम आते हैं, ठीक है। तो एक्ट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि नाइट्रोजन को ये फिक्स कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा, अच्छा अब कुछ देखो, ध्यान सुनना। जैसे क्या होता है, कई बार कोई पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में क्या है, बहुत सारे मॉस्किटो के लार्वा है, बहुत ज्यादा मॉस्किटो के लार्वा है, ये मॉस्किटो के लार्वा, तो ये तो डिजीज करेंगे बेटा। तो कुछ बीजे ऐसे होती हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस, तो कुछ बीजे ऐसी होती हैं हम उनको डाल देते हैं यहाँ पर। ये बीजे ना क्या काम करते हैं, कुछ टॉक्सिक सिक्रीट करती हैं, टॉक्सिन मटेरियल। तो ये टॉक्सिन कौन सिक्रीट करता है, बीजे। तो ये टॉक्सिन ना इन मॉस्किटो लार्वा को मार देगा। तो जो मॉस्किटो लार्वा को मार देगा, तो अब तो हमारे लिए तो फायदा है ना, जो मॉस्किटो से डिजीज हो रही थी वो नहीं होंगी, हमने ना केमिकल छिड़का, ना कोई केमिकल का स्प्रे किया, ये मॉस्किटो के लार्वा नेचुरल के नेचुरल मर गए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बीजीए से। तो हम लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, और मॉस्किटो लार्वा मर गए तो फायदा ही होगा कि डिजीज नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बायो, जैसे इनको बोलते हैं ना बायो इंसेक्टिसाइड्स, some BGA like microcystic secretes toxin, ठीक है, टॉक्सिक सिक्रीट करते हैं, और उन टॉक्सिन को हम डेथ फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेथ फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये टॉक्सिन क्या करते हैं, ये इसको मार देते हैं, विच kills the growth of which kills the mosquito larva in water। तो बेटा ये भी फायदा ही हो गया। पहला फायदा क्या था, यूजफुल एक्टिव में बायो फर्टिलाइजर। दूसरा फायदा क्या था कि जो टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं ये एक्वेटिक उनको मार देते हैं, ये हम लोगों को नुकसान नहीं करेगा, ये केवल मॉस्किटो लार्वा, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को नुकसान करता है टॉक्सिन। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, तीसरा यूजफुल एक्टिविटी क्या है, ये क्या काम होता है, जैसे कोई सॉइल है बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, ठीक है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, अगर कोई सॉइल है बहुत ज्यादा एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, सर एल्कलाइन। बेसिक इन नेचर, सब वेरी बेसिक। गुड, हाँ सही बोला बेटा, एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर, बहुत ज्यादा बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एल्कलाइन सॉइल है। तो ये जो बीजे होती है ना, बीजे क्या करते हैं, कुछ एसिडिक केमिकल सिक्रीट करते हैं, बीजे सिक्रीट्स एसिडिक केमिकल। तो जब एसिडिक केमिकल सिक्रीट करेगी तो ये एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल कम होने लगेगी, which decreases the alkalinity of soil, जो एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल को डिक्रीज करेगी। तो बेटा यही तीन यूजफुल एक्टिविटी है जो हम याद रखेंगे, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड जो हमारे मॉस्किटो लार्वा को मार रहा था टॉक्सिन सिक्रीट कर कर,
और एल्कलाइन सॉइल को, बहुत ज्यादा एल्कलाइन सॉइल को कम एल्कलाइन कर देगी। ठीक है, इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज कैसे बीजीए हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, इनके हार्मफुल पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट जो हार्मफुल है इनका वो है वाटर, एल्गल ब्लूम बोल देते हैं या वाटर ब्लूम बोल देते हैं। मैं लिख देता हूँ वाटर ब्लूम, एल्गल ब्लूम भी बोल देते हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम, किसी को याद है क्या? किसी किसी यस बच्चे, हाँ जरा बताओ बेटा। सर, वाटर की सरफेस पे एल्गी आ जाता है। अच्छा, और कोई बताएगा? अब सुनो, एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम क्या है, इसको ध्यान सुनेंगे। जैसे सपोज करो कि हम लोगों ने ना, कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया है, यहाँ पे केमिकल स्प्रे किए हैं बहुत ज्यादा, एनपीके फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एनपीके फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। अब जब हम इरिगेशन करेंगे, जब हम इरिगेशन करते हैं, पानी वानी से डालेंगे, तो ये जो एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर है, तो कुछ वाटर ना उसमें वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज में जा सकते हैं, जैसे लेक में चला गया, पॉन्ड में चला गया, या रिवर में चला गया। ठीक है, तो इरिगेशन से पानी यहाँ भी जा सकता है। जब पानी इरिगेशन से यहाँ जाएगा, आप सोचो जो लेक है, सपोज करो ये लेक है, इस लेक में इस एग्रीकल्चर फील्ड का पानी आ गया, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स थे वो भी आ गए। इन ज्यादा केमिकल्स के आने के कारण क्या होगा, इनका नंबर, बीजीए का नंबर, जैसे माइक्रोसिस्टिस, बीजीए का नंबर, जैसे माइक्रोसिस्टिस, इन बीजे का नंबर बढ़ जाता है बेटा। इनका बीजे का नंबर क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तो केमिकल वो है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनका न्यूट्रिएंट ही बोल सकते हैं। तो इस पॉन्ड में इनका नंबर बढ़ गया, न्यूट्रिएंट्स का, एनपीके यहाँ पे आ गया। अब बीजे को तो चाहिए ये, तो बीजे का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, अब पूरे वाटर बॉडी पे बीजे बीजे दिखाई देगा, जिसके कारण अब मुझे बताओ, ध्यान समझेंगे बेटा इस बात को। अब जब इनका नंबर बढ़ेगा तो इनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, पानी के, तो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेगी, डिजोल्व ऑक्सीजन को, वाटर के डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेगी। तो मुझे बताओ इस पॉन्ड का डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा या घटेगा जब बीजे का नंबर बढ़ेगा? तो घटेगा। घटेगा सर। वेरी बढ़ेगा। वेरी घटेगा बेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन तो कम होगा ना, बीजे यूज कर लेगा, पानी में से जितना भी ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन बीजे यूज कर लेगा, इनका नंबर बढ़ेगा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन का नंबर घटेगा। तो जब डिजोल्व ऑक्सीजन का नंबर घटेगा तो दूसरे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिश हो गई, उनको तो नुकसान होने लगेगा, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर से माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिन भी सिक्रीट करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम। तो भाई वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम क्या है, कोई बताएगा? समझ आएगा, कर लोगे? वाटर ब्लूम, तो बस एक लाइन में लिख देते हैं वाटर ब्लूम को, एक्सेसिव ग्रोथ of blue green algae in water, then that pollute the water body। तो अगर ब्लू ग्रीन एल्गा की ज्यादा ग्रोथ हो जाए पानी में, तो और वो वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम, वाटर ब्लूम। कोई सुन लेंगे दोबारा, कोई अगर पानी है, वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई वाटर जैसे पॉन्ड है, वहां पर एल्गा का नंबर बढ़ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गा का नंबर अगर बढ़ गया, ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गा का नंबर बढ़ गया, तो जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा में मैंने बताया था टॉक्सिन भी सिक्रीट करती है, इनको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सारा का सारा इनका जो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो यूज कर लेगी। तो ब्लू ग्रीन एल्गा का नंबर बढ़ेगा तो टॉक्सिन सिक्रीट होंगे, ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा पॉन्ड से, तो इसको ही तो बोलते हैं वाटर ब्लूम। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है वाटर वॉल्यूम। और पानी
क्या होगा, पॉल्यूट होने लगेगा। पानी क्या होने लगेगा, पॉल्यूट, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया ना। तो दिस इज द वाटर ब्लूम। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट था बेटा बीजे का एक पहला, वाटर ब्लूम। नेक्स्ट, अच्छा बस यही है इनका हार्मफुल इफेक्ट, वाटर ब्लूम, ये पानी को ये पॉल्यूट कर देता है, यही है इनका हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो ये बेटा हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया बीजीए का। तो हम लोगों ने बीजीए पूरा कंप्लीट कर लिया। तो तुम लोग एक बार इंपॉर्टेंट बात फटाफट से मेरे साथ रिकॉल करना। बीजीए में तुम क्या बोलोगे, बीजीए फोटोसिंथेटिक होती है, ऑक्सीजनिक। बीजीए जो होती है उनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, इनका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और सेंट्रल साइटोप्लाज्म, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल रखती हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आता है ये वाटर ब्लूम वाला आना चाहिए तुम लोगों को। एक हेट्रोसिस्ट पे बहुत क्वेश्चन आता है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होता है और वहाँ पे वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। उस हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये याद रखना। एकाइनाइट, एकाइनाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल प्रोडक्शन करा रहा है, उनको बचा रहा है एक्चुअली, एकाइनाइट। ठीक है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो तुम लोगों को आना चाहिए था बेटा। और एनाबीना नॉस्टॉक का एग्जांपल जरूर याद रखना, एनाबीना नॉस्टॉक बहुत बार आएगा दूसरे चैप्टरों में भी। ठीक है, पेडीफील्ड में ओलोसिरा और ऑसिलेटोरिया, वो एग्जांपल तुम्हें आना चाहिए। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, तो किंगडम मोनेरा में हमने यू बैक्टीरिया पढ़, किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया। किंगडम मोनेरा में हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया। किंगडम मोनेरा में हमने बीजे को पढ़ लिया। बीजे में सिंगल सेल प्रोटीन भी याद होना चाहिए, स्पाइरुलिना। ठीक है, याद रखना, कॉलोनियल और फिलामेंटस, बीजे हो गया। जो हम नेक्स्ट बेटा माइक ऑफ कर लेंगे, किसको होने। सर आपने जो पहले पॉइंट बताया था वो एक बार रिपीट कर दो, फोन स्विच ऑफ हो गया था ना तो सर समझ नहीं पाए थे। कौन सा पॉइंट बताया था, इसके पहले जो बताया था पॉइंट। इसके पहले बेटा वाटर ब्लूम ही समझा रहे थे, वाटर कुछ बताया नहीं, वाटर ब्लूम ही बताया है। बस ये बताया कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया पढ़ लिया, आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया और ब्लू ग्रीन एल्गा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक किंगडम मोनेरा में। तो किंगडम मोनेरा का जो नेक्स्ट मेंबर है हमारा, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा डिस्कस करते हैं अब। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब सुनो, माइकोप्लाज्मा, अगर मैं तुमसे बात करूं माइकोप्लाज्मा की, तो भाई किंगडम मोनेरा में है। तो किंगडम मोनेरा में तो मुझे बताओ कि ये हमारा यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर। बिल्कुल सही बात, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होगा ही होगा। ठीक है, ओके। माइकोप्लाज्मा एक किंगडम मोनेरा का मेंबर है। अगर मैं तुमसे बात करूं ना, इस दुनिया में सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन है, वो माइकोप्लाज्मा ही है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो अगर वो है तो कौन है, माइकोप्लाज्मा। इस बात को थोड़ा याद रखना। ठीक है, अगर माइकोप्लाज्मा की मैं पूछूं उनमें भी सबसे छोटा कौन है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सेप्टिकम। ये तुम्हें याद नहीं रखना, बस मैं तुम्हें फैक्ट के लिए बताया, ये सबसे छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म यही है। ठीक है, तुम लोगों को उसका याद नहीं रखना है। लेकिन बेटा जो वायरस होते हैं ना, वायरस, वो वायरस माइकोप्लाज्मा से भी छोटे होते हैं। तो उनको क्यों नहीं बोलते हम, ऐसा क्यों बोलते हैं कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि वायरस लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है। एग्जैक्टली, माइकोप्लाज्मा का अगर साइज देखे तो 0.3 माइक्रोमीटर आएगा और वायरस का आता है 0.2 अराउंड माइक्रोमीटर। लेकिन वायरस जो है ना बेटा, वो एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, देखो अगर ध्यान सुनना, सपोज करो एक मैंने ग्लास की लैब में यूज करते हैं प्लेट, यहाँ पर मैंने ना क्या काम कर दिया, कुछ मीडियम डाल दिया, मीडियम जैसे कुछ खाने का सब्सटेंस डाल दिया जिसमें ग्लूकोज है से।
ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है जिसके अंदर। अगर हम इसमें वायरस को डाल दें तो वायरस इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, कांट ग्रो। वायरस, मैं लिख देता हूँ, वायरस कांट ग्रो इन दिस मीट ग्रो। लेकिन अगर हम एक लिविंग, सपोज करो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, इसके अंदर वायरस आ गया है, कोविड आ गया है, तो जब इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर वो आराम से ग्रो कर पाएगा, इसके अंदर आराम से वो सरवाइव कर पाएगा। तो वायरस हमेशा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर ही लिविंग होते हैं, वो किसी बाहर के मीडियम में वो नॉन लिविंग है। तो वायरस को अगर हम बाहर किसी मीडियम में ग्रो करें तो वो ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी मीडियम में हम माइकोप्लाज्मा को डाल दें, अगर हम यहाँ पे माइकोप्लाज्मा को डाल दें तो वो आराम से ग्रो करेगा, कैन ग्रो इटसेल्फ। माइकोप्लाज्मा आराम से ग्रो करेगा यहाँ पर। तो इसलिए माइकोप्लाज्मा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो खुद इंडिपेंडेंट वे में ग्रो करा सकते हैं। सो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में और जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को जो डिस्कवर किया था वो नॉकार्ड एंड रॉक्स ने डिस्कवर किया था। नॉकार्ड, ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है तो तुम्हें आना चाहिए इन साइंटिस्ट का नाम। नॉकार्ड एंड रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो भाई इन्होंने डिस्कवर किया था और माइकोप्लाज्मा ने इनको ही इन्फेक्शन दे दिया। नॉकार्ड एंड रॉक्स ने डिस्कवर किया था, माइकोप्लाज्मा से इनको इन्फेक्शन भी हो गया था। चलो खैर, ये बात तो बस नॉलेज की थी, ये पर ध्यान रखना साइंटिस्ट का नाम। ये जो नॉकार्ड एंड रॉक्स हैं, इन्होंने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था, मैं लिख देता हूँ, इन्होंने डिस्कवर किया था एक ऐसी कैटल्स जिनको कोई बीमारी थी। मैं लिख देता हूँ, नॉकार्ड एंड रॉक्स डिस्कवर्ड mycoplasma from the pleural fluid of cattle suffering from pleuropneumonia। अब सुनो, कैटल्स, काव हो गई, बफलो हो गई, जैसे वो, तो कैटल्स को बीमारी थी प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, तो उनका जो प्लूरल मतलब लंग्स, प्लूरल वर्ड लंग से लिया गया बेटा, जो उनके लंग्स में जो फ्लूइड जमा हुआ उससे इन्होंने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉकार्ड एंड रॉक्स ने जो डिस्कवर किया माइकोप्लाज्मा, वो कहाँ से डिस्कवर किया? फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल्स which were suffering from the प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया से उनको डिजीज थी प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लंग्स की डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो उनके लंग्स का प्लूरल मतलब लंग्स से लिया गया, लंग्स से फ्लूइड लिया, उस फ्लूइड में उन्होंने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया। ठीक है, इसलिए इनको ना हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को इसलिए हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो अगर कहीं पीपीएलओ लिखा गया है तो वो माइकोप्लाज्मा की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब और इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं कॉमनली। क्यों बोलता है बताऊंगा, इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलता है बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, इन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होती है? सेल वॉल। भाई बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होती है ना। अगर तुमसे पूछें एक ऐसा किंगडम मोनेरा का मेंबर बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में बेटा सेल वॉल नहीं मिलती है। तो सेल वॉल नहीं मिलती है, तो अब सुनना ध्यान से, इनके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है भाई, जिसके कारण इनकी जो शेप है ना, एक पर्टिकुलर शेप नहीं रह पाती है, क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। खुद सोचो ना, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल की शेप को प्रोवाइड करना, सेल की शेप देना। लेकिन एक माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है, तो इसकी शेप एक पर्टिकुलर रिजिड नहीं है, जिसके कारण इसको बोल दिया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। खैर, इंपॉर्टेंट था पीपीएलओ, तो पीपीएलओ वर्ड थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था।
आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कोई कि माइकोप्लाज्मा में क्या सेल वॉल मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। तो दे आर द ओनली मोनेरन, मोनेरन मतलब जो किंगडम मोनेरा में आते हैं, ओनली मोनेरन विच आर डिवॉइड मतलब एब्सेंट, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये हमारे माइकोप्लाज्मा है उनको हम एमएलओ भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम एमएलओ, मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत क्यूट भी हैं, सेल वॉल नहीं है, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा का को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, सेल वॉल नहीं है। मॉलिक्यूट बहुत छोटे हैं, क्यूट से हैं, तो मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म भी इनको बोलते थे, एमएलओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इनके कल डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये हमारा आज टॉपिक, आज जो हमने पढ़ा ये टॉपिक था, बीजे को कंप्लीट किया, माइकोप्लाज्मा का बेसिक डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा आज, ठीक है। इवनिंग क्लास 3 to 4 है शायद आज। लेक्चर एक बार देख लेना बेटा, टाइम 3 to 4 ही है, मैं एक बार अभी बता देता हूँ तुम्हें टाइम। ट्यूसडे है आज, वेंसडे है ना, हाँ तो वेंसडे है बेटा आज, तो 3 to 4 है बेटा क्लास। तो 3 to 4 है आज, बॉटनी मैं बॉटनी क्लास में मैं हूँ आज। तो तुम लोग सब आना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से कुछ पॉइंट्स थे ऐसे जो हमने मिस किए थे, तो सबको आना जरूरी है, तो वो पॉइंट तुम लोगों को पता पड़ेंगे, और न्यू स्टूडेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बेटा 3 o'clock मिलते हैं फिर। मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।